अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में 3 मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक तीसरा राउंड जारी है, उस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान एक मरतबा फिर जो अपना असूली मौक़िफ़ है वो सामने रखा है, और इसी के साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, उस हवाले से ठोस शवाहिद पाकिस्तान की जानिब से पेश भी किए गए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से मुस्बत जवाब ना आने के बायस कई पेचीदगियाँ जो हैं वो रिपोर्ट्स हो रही हैं। इसी के साथ साथ पहले भी पाकिस्तान ने जो अपना असूली मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा था। अब ये मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, या जो अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है उससे ये मुज़ाकरात किस सिमत में जाने का एक ख़दशा या ख़तरा जो है वो लाहक हो सकता है। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तीसरा राउंड जो है वो मुज़ाकरात का जारी है, पहले भी बातचीत हुई, पाकिस्तान ने अपना असूली जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा। आपके नज़र से भी यकीनन कुछ रिपोर्ट्स गुजरी होंगी सर। ओवरऑल आप मुज़ाकरात को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ पर और क्या वजह है कि ये पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं? जी शुक्रिया गुरमान साहब। इस मामले में तो मेरी मालूमात कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात बहरहाल वो कोई पब्लिक तो हुआ नहीं, तो इसलिए किसी ने इस तरह से जी। शेयर भी नहीं किया है। लेकिन ये बज़ात ख़ुद कि ये तीसरा दिन आज है, इससे ये लग रहा है कि इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। उसमें यकीनन रुकावटें भी हो सकती हैं, या उसमें तफ़सीलात जो है वो तय की जा सकती हैं। तो ये बहरहाल किसी तरफ भी जा सकता है, इसमें कामयाबी और नाकामी दोनों इम्कानात हैं। और जहाँ तक तालिबान का तरीक़ाकार है, वो बहरहाल इश्यूज़ को डिले करते हैं, तो ये उनका जो है नॉर्मली मॉडस ऑपरेंडी इसी तरह है। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से इश्यूज़ के बारे में कितने सीरियसली वो बात करते हैं। जी। लेकिन सर, अभी तो आपने भी जैसे फरमाया कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान का तो एक असूली मौक़िफ़ है जो उन्होंने एक मरतबा फिर उन मुज़ाकरात के दौरान भी सामने रखा है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का जैसे आपने फरमाया कि नाकाम भी हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, अब अगर कोई हल नहीं निकलता आपकी नज़र में, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, या खुद अफ़गानिस्तान के भी मुफाद में नहीं है ये किसी के भी मफाद में नहीं, क्योंकि इसमें जो पीस और स्टेबिलिटी बहुत लाजिम और मलज़ूम है। न सिर्फ अंदरूनी सूरत-हाल के लिए किसी भी मुल्क की, बल्कि उनके जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन मुज़ाकरात में जो है, एक आपने पहला मुस्बत तो ये देखा कि वो फायरबंदी हो गई कतर और तुर्की के मीडिएशन से, तो वो पहला पॉजिटिव स्टेप था। और अब का जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज़्म के बारे में कि वो क्या मैकेनिज़्म होगा जिसके तहत इसको दवामदार बनाया जाए, ये जो जंगबंदी है इसको दवामदार बनाया जाए। तो अब उसकी तफसीलात तो मुझे नहीं पता है, और जब तक वो सामने ना आए तो फिर उस पर तबसरा करना मेरे ख्याल में वो क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। बिल्कुल सर, वो क़ब्ल वक्त भी होगा और मुनासिब भी नहीं होगा कि वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है कि हम कमेंट करें। लेकिन जो सर रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उस पर सिर्फ मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि तहरीरी तौर पर कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो मुआहदे की तरफ नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि ये कोई इतना इशू है कि अफ़गानिस्तान इससे अवॉइड कर सकता है कि तहरीरी तौर पर कोई चीज़ ना हो? देखिए, मैं इस मामले में जो रिपोर्ट्स हैं उनको इतनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये ख़ुद अफ़गानिस्तान और मौजूदा उनकी जो अफ़गान हुकूमत है उसके फेवर में भी है कि अमन और स्टेबिलिटी, ये अफ़गान तालिबान बिल्कुल। हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। वरना लेकिन दुरानी साहब, अफ़गानिस्तान दुरानी साहब, माज़रत सर आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप सर ये तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अब पहले जो मुज़ाकरात दोहा में हुए या अभी इस्तांबुल में, तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो उसूली है वो बड़ा वाज़ेह है। जी, मैंने उसको तो डिनाई नहीं किया। मैं तो अभी अफ़गान उसकी बात जी कर जी। रहा हूँ कि ये उनके हक़ में है
کہ اسٹیبلٹی ہو بارڈر پہ، اور اس کے لیے وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ ٹی ٹی پی کو روپن کریں، ان کو جو ہے قابو میں کریں اور ان کو ڈسکریج کریں کہ وہ افغانستان کے اندر جب اپنا قیام ہے اس کو جو ہے ہاسٹیلٹی کی طرف نہ لے جائیں، وہ پرامن طریقے سے افغانستان کے اندر رہیں، اور وہاں اگر وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اسی طرح رہیں۔ لیکن اگر یہ افغان طالبان حکومت ایسا نہیں کرتی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ افغان طالبان حکومت بھی اس معاملے میں برابر کی شریک ہے، وہ کمپلیسٹ ہے۔ تو افغانستان کو اپنے یہ جو اس وقت جو کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ گیا ہے افغان طالبان حکومت کے بارے میں، اس کو اس معاملے میں بھی دے ہیو ٹو کم کلین۔ جی لیکن درانی صاحب ایک سر آخری سوال ہوگا کہ جو ایک کنڑ کے قریب ایک ڈیم کی بات ہو رہی ہے جو رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان اس ڈیم کی طرف جاتا ہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ تو جب آپ اس کو تفصیل میں جائیں گے تو بات ہوگی۔ اس وقت یہ جس کنڑ ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر اس میں پانی جہاں سے آتا ہے ادھر میں پاکستان بھی اپر ریپیرین اسٹیٹ بن جاتا ہے چترال سے، تو اس لیے وہ کو افغان حکومت کو پاکستان کے ساتھ بہرحال اس معاملے میں جو ہے وہ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ جی کرنے میں چلیں، بہت شکریہ درانی صاحب وقت نکالنے کا۔ آصف درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ جب دوحہ میں یہ مذاکرات ہوئے تو اس وقت بھی پاکستان نے اپنا ایک واضح موقف رکھا، اور دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں اس حوالے سے بھی جو شواہد تھے وہ بھی مذاکرات کے دوران جو گفتگو ہوئی اور اس سے پہلے بھی پاکستان یہ تمام شواہد جو وہ سامنے رکھتا رہا ہے، اور اب بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق جو افغانستان کا رویہ ہے اس کے باعث سے مذاکرات میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں گے اس پر کیا جو پیش رفت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔